दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की जो प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग देख रहे थे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र को। ठीक है दोस्तों, जिससे संबंधित दोस्तों हम लोगों ने 45 प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है दोस्तों, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 45 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। जो हमारी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं, वो दोस्तों जो हमारी आगामी परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए जितने भी प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं दोस्तों, सबको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हमारा टॉपिक था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए हम 45 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। 46वां नंबर प्रश्न हमारा देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखें 46 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हमारा टॉपिक है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह वर्तमान में हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इसको अब हम लोग दोस्तों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग इसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, क्योंकि रामगंगा दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है। इसलिए अब दोस्तों हम इसको अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह वर्तमान में दोस्तों हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, यह उत्तराखंड राज्य के दोस्तों नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखें कह रहा है यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट, जो एक प्रकृतिवादी और लेखक थे, के नाम पर रखा गया। ठीक है, इस उद्यान की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा जो हमारा पहला भारत में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल क्या है। कह रहा है दोस्तों सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। याद रखें, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, याद रखें, कह रहा है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, तो याद रखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मत से दशक 2014 से 2024 को सबके लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मत से दशक 2014 से 2024 को सबके लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया है। ठीक है, यह भी जो हमारा सन घोषित किया गया है 2014 से 2024, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सतत ऊर्जा दशक के रूप में दोस्तों 2014 से 2024 के वर्ष को घोषित किया गया है। ठीक है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की यह एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मत से दशक 2014 से 2024 को सबके लिए दोस्तों सतत ऊर्जा दशक के रूप में घोषित किया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। क्या है? भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था दोस्तों, तो याद रखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। ठीक है, क्या है? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव दोस्तों। ठीक है, और यह घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। क्या है? यह घटना हुई थी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को। एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी यह। ठीक है, याद रखिएगा जो हमारी भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी यह। ठीक है, याद रखिएगा, और इसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से एक जहरीली गैस
गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा 50,000 से अधिक लोग शारीरिक अपंगता अंधेपन के शिकार हुए दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे घटित हुई थी? तो भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में। और इसी के बाद दोस्तों हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। इसी घटना के बाद हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भी पारित किया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था इस घटना के तहत, जिसके बाद दोस्तों 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा 5,000 से अधिक लोग शारीरिक अपंगता अंधेपन के शिकार हुए। ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सुमेलित नहीं है? क्या है? कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और वह किस स्रोत से उत्सर्जित होती है, यहाँ पे हमें सुमेल करना है। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, तो थर्मल पावर स्टेशन। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है दोस्तों, यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन। फिर कह रहा है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, तो यह हमारा पॉइंट गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, यह हमारा गलत दिया गया। फिर कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से। फिर कह रहा है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे, तो यह दोनों पॉइंट हमारे सही सुमेल हैं। ठीक है, तो जो सही सुमेल है उनको देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों थर्मल पावर स्टेशन से। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है थर्मल पावर स्टेशन से। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है दोस्तों जलमग्न धान के खेत से। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों ईंट के भट्टे से। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों थर्मल पावर स्टेशन से, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है जलमग्न धान के खेत से, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है ईंट के भट्टे से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है थर्मल पावर स्टेशन से, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा ऑटोमोबाइल से ना होके दोस्तों या रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर से निकलती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ना कि ऑटोमोबाइल से। ठीक है, यहाँ देख लें रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर से निकलती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखेंगे। क्या है? कह रहा है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। क्या है? कह रहा है दोस्तों हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो याद रखिए 5 माइक्रोन से कम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा, यानी कि 5 माइक्रोन से कम दोस्तों हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। ठीक है, कह रहा है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो याद रखिए दोस्तों 5 माइक्रोन से कम। क्या है? हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो 5 माइक्रोन से कम। इस पॉइंट को दोस्तों आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 51 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों कथन कारण का प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा कथन क्या कह रहा है। यहाँ पे कथन कह रहा है दोस्तों कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। क्या है? भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है दोस्तों। फिर कारण हमारा कह रहा है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। क्या है? कथन कह रहा है दोस्तों कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। फिर कह रहा है दोस्तों कारण कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। और फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों। ठीक है, कथन कह रहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, कथन कह रहा है भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। फिर कारण कह रहा है कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो याद रखिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या या सही कारण है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। क्या है दोस्तों? कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक संगठन का सही क्रम है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जनसंख्या। फिर हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र से दोस्तों हो जाएगा भूदृश्य। क्या है दोस्तों?
हमारा सही आंसर जो होगा वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे फिर से। इसमें जो होगा दोस्तों सबसे पहले होगी हमारा जनसंख्या होगा दोस्तों, जनसंख्या से होगा समुदाय, समुदाय से होगा दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र से हो जाएगा दोस्तों भूदृश्य। क्या है? जनसंख्या दोस्तों, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र से दोस्तों भूदृश्य। क्या है? जनसंख्या होगा, फिर दोस्तों जनसंख्या से समुदाय होगा, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र होगा, और पारिस्थितिक तंत्र से दोस्तों भूदृश्य होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र से हो जाएगा दोस्तों भूदृश्य। ठीक है, जनसंख्या समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र, फिर दोस्तों भूदृश्य। क्या है? जनसंख्या समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र, और फिर हो जाएगा दोस्तों भूदृश्य। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 53वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है पृथ्वी दिवस दोस्तों हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है तंबाकू निषेध दिवस, तो यह हमारा दोस्तों गलत है। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस हम लोग 5 मई को ना मना के दोस्तों 31 मई को मनाते हैं। ओजोन दिवस कह रहा है दोस्तों 16 सितंबर, यह हमारा बिल्कुल सही है। तो सही सुमेल कौन कौन से हैं? ए हमारा सही सुमेल है, बी सही सुमेल है, और डी सही सुमेल है, जबकि सी हमारा दोस्तों जो कह रहा है वह सही सुमेल नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बिल्कुल सही सुमेल है। पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, यह हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों। तंबाकू निषेध दिवस हमारा यह हो जाएगा 5 मई ना होकर दोस्तों 31 मई हो जाएगा। ठीक है, ओजोन दिवस हो जाएगा दोस्तों हमारा 16 सितंबर। ठीक है, ओजोन दिवस हो जाएगा दोस्तों हमारा 16 सितंबर। ठीक है, और 22 मई को दोस्तों हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों 22 मई को। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, 22 अप्रैल को दोस्तों हम सुमेल करते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों हम पृथ्वी दिवस के रूप में। 22 मार्च को हम मनाते हैं दोस्तों विश्व जल दिवस के रूप में। 22 मई को मनाते हैं दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। 16 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों हम ओजोन दिवस के रूप में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं दोस्तों हम लोग 5 जून को। ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। लेकिन यहाँ दिया गया है दोस्तों 5 मई, यह हमारा गलत सुमेल है। तंबाकू निषेध दिवस हम लोग 31 मई को मनाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्या है? कह रहा है हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका दोस्तों आंसर जो है वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा है। ठीक है, कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारुओं की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। यहां देख लें दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा है। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे दोस्तों आगे। 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? ठीक है, फिर से देखें। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, हम मार्क करेंगे 0.03%। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखें कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो याद रखिए 0.03%। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो 0.03% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। 56वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है जैव विविधता को अधिकतम संकट है। ठीक है, यानी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको अधिकतम संकट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे
प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। कई बार पूछा गया यह प्रश्न है, तो याद रखें जैव विविधता को अधिकतम संकट है दोस्तों प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ठीक है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। क्या है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों 57 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं में हूबहू दोस्तों रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को देखते चलिए। चलिए दोस्तों 57 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। पहला है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। फिर कह रहा है दोस्तों तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। क्या है, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। तो पहले और दूसरे पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं दोस्तों। फिर कह रहा है सौर धधक में वृद्धि। क्या है, कह रहा है दोस्तों सौर धधक में वृद्धि, तो यह हमारा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, सौर धधक में वृद्धि हमारा नहीं होगा। फिर कह रहा है दोस्तों अत्यधिक वनोन्मूलन, तो यह पॉइंट भी हमारा सही है। तो सही आंसर किसको मार्क करेंगे, वह हम मार्क करेंगे दोस्तों केवल 1, 2 एवं 4। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। तो पहला है दोस्तों कि जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। क्या है दोस्तों, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। फिर कह रहा है तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। क्या है, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। और फिर दोस्तों चौथा कह रहा है कि अत्यधिक वनोन्मूलन। तो 1, 2 और 4 पॉइंट हमारे सही होंगे। ऑप्शन थर्ड जो दिया गया है कि सौर धधक में वृद्धि, यह हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी हम 1, 2 एवं 4 बिल्कुल सही आंसर टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 58 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो याद रखिए दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखें निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। क्या है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। तो याद रखिए दोस्तों 1980 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया। तो याद रखें 1980 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया। तो याद रखें दोस्तों हमारा 1980 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ेंगे सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों की तरफ दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। संस्थान और वह किस शहर में स्थित है, हमें सुमेल करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों हमारा। ठीक है, चलिए इसका डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे दोस्तों यहाँ। ठीक है, चलिए देखेंगे सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों इसका ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी और नीचे हम डिटेल देखेंगे। चलिए वन अनुसंधान की बात करें दोस्तों, तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों हमारा देहरादून में। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान हमारा स्थित है दोस्तों देहरादून में। याद रखें भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिले झांसी में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों जोधपुर में। क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। फिर देखिए वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, फिर देखें वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों झांसी में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, फिर से देखें वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। केंद्रीय शुष्क
शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। चारों पॉइंट ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पारा कह रहा है दोस्तों मिनामाटा बीमारी, ठीक है, पारा कह रहा है दोस्तों मिनामाटा बीमारी, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। फिर कह रहा है हमारा कैडमियम इटाई इटाई बीमारी, कह रहा है कैडमियम इटाई इटाई बीमारी। फिर कह रहा है दोस्तों नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्या है दोस्तों, कह रहा है नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर कह रहा है दोस्तों फ्लोराइड आयन अपच, ठीक है, कह रहा है दोस्तों फ्लोराइड आयन अपच, तो यह हमारा ऑप्शन डी सुमेल नहीं है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों हमारा फ्लोराइड आयन से अपच नहीं बल्कि दांत और हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, ठीक है। क्या है, फ्लोराइड आयन से दोस्तों अपच नहीं बल्कि दांत और हड्डियां क्या हो जाती हैं दोस्तों, हमारी भंगुर हो जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह ऊपर की तीनों पॉइंट दोस्तों अलग अलग भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए तीनों को आप लोग ध्यानपूर्वक फिर से देखिए। पारा की कमी से होता है दोस्तों मिनामाटा बीमारी, क्या है दोस्तों, पारा की कमी से होता है मिनामाटा बीमारी। कैडमियम इटाई इटाई बीमारी, कैडमियम की कमी से इटाई इटाई बीमारी। और नाइट्रेट आयन की कमी से होता है दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर से देखिए, पारा से दोस्तों मिनामाटी बीमारी, कैडमियम से दोस्तों इटाई इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन से दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर देखिए, पारा से दोस्तों मिनामाटा बीमारी, कैडमियम से इटाई इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन से दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। पारा से दोस्तों मिनामाटे बीमारी, कैडमियम से दोस्तों इटाई इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। जबकि फ्लोराइड आयन से दोस्तों अपच ना होके दोस्तों हमारी दांत और हड्डियां क्या हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा दोस्तों सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। क्या है दोस्तों, कह रहा है सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, तो वह है हमारा यहाँ पे मस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या है सही आंसर, ऑप्शन बी। कह रहा है दोस्तों सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा क्योंकि यह स्वयं की संवेदना के प्रति उदासीन होता है। क्या है, क्योंकि यह स्वयं की संवेदना के प्रति उदासीन होता है। कह रहा है सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, तो याद रखिए दोस्तों मस्तिष्क इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कह रहा है सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी मस्तिष्क इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा क्योंकि यह स्वयं की संवेदना के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों गीदड़। क्या है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों हमारा गीदड़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा है गीदड़ के खुर नहीं पाए जाते हैं, उनके पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं, ठीक है। गीदड़ के खुर नहीं पाए जाते, उनके पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। खुर कुछ स्तनधारी जानवरों के पांव की उंगलियों के अंतिम भाग को कहते हैं। कह रहा है खुर जानवरों के नाखूनों की तरह आजीवन उगते भी रहते हैं। खुर वाले जानवरों के कुछ उदाहरण देख लें। घोड़ा हो जाएगा दोस्तों, गधा हो जाएगा, जेब्रा हो जाएगा, गाय हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। क्या है, घोड़ा, गधा, जेब्रा, गाय, ऊंट आदि में दोस्तों हमारे खुर पाए जाते हैं, जबकि दोस्तों हमारे गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, इनके नाखून पाए जाते हैं, ठीक है। गीदड़ के दोस्तों खुर नहीं, नाखून पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिए कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, तो याद रखिए दोस्तों गीदड़, ठीक है। चलिए आगे देखें। फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखें दोस्तों हमारा फ्रक्टोज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फलों में पाई जाने वाली शुगर को दोस्तों हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखें दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है दोस्तों, फ्रक्टोज, ठीक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है दोस्तों फ्रक्टोज, जबकि नॉर्मल शुगर को हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज दोस्तों, ठीक है। नॉर्मल शुगर में पाई जाने वाली जो हमारी टेबल शुगर होती है, उसमें दोस्तों पाई जाने वाली जो शुगर होती है उसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। फलों में पाई जाने वाली शुगर को हम लोग दोस्तों फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है दोस्तों, फ्रक्टोज, ठीक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है दोस्तों, फ्रक्टोज। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। 65वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए दोस्तों 65वें नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, तो याद रखिए दोस्तों रेशम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, तो याद रखिए दोस्तों रेशम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी रेशम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम
66वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। कह रहा है दोस्तों इंसुलिन हमारा रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है इंसुलिन हमारा रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही दोस्तों। कह रहा है मेलाटोनिन हमारा निद्रा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, मेलाटोनिन हमारा निद्रा का नियंत्रण करता है। फिर कह रहा है दोस्तों ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है, तो यह दोस्तों हमारा गलत है, गैस्ट्रिन हमारा रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। ठीक है, गैस्ट्रिन हमारा भोजन के उपापचय का नियमन करता है। ठीक है, याद रखिएगा गैस्ट्रिन हमारा भोजन के उपापचय का नियमन करता है। ठीक है, फिर देखें इंसुलिन दोस्तों रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही सुमेल है। मेलाटोनिन दोस्तों निद्रा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही सुमेल है। ऑक्सीटोसिन दोस्तों स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि गैस्ट्रिन कर रहा है रक्तचाप का नियमन, तो गैस्ट्रिन हमारा रक्तचाप का नियमन नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, गैस्ट्रिन हमारा भोजन के उपापचय का नियमन करता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए इंसुलिन दोस्तों कह रहा है रक्त शर्करा का नियंत्रण, बिल्कुल सही सुमेल है। मेलाटोनिन दोस्तों निद्रा का नियंत्रण, बिल्कुल सही सुमेल है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि गैस्ट्रिन कर रहा है रक्तचाप का नियमन, तो यह हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, गैस्ट्रिन हमारा भोजन के उपापचय का नियमन करता है, ना कि दोस्तों रक्तचाप का नियमन, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 67 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों यूरिया है, तो यूरिया याद रखिए दोस्तों एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यूरिया क्या है दोस्तों, तो एक नाइट्रोजन युक्त दोस्तों हमारा कार्बनिक यौगिक है, और जिसका फार्मूला होता है दोस्तों NH2CO NH2। क्या है इसका फार्मूला, सूत्र क्या होता है, कई बार सूत्र भी पूछा गया है, तो याद रखिए NH2CO NH2 इसका सूत्र है दोस्तों। और यूरिया हमारा एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, क्या है यूरिया दोस्तों हमारा एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, इस पॉइंट को याद रखिए। यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। 67 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 68 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या दे रहा है हमारा 68 नंबर प्रश्न यहाँ पे। कह रहा दोस्तों कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। ठीक है, देखें कह रहा दोस्तों एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो याद रखें दोस्तों इथाइल मरकैप्टन की। क्या है, इथाइल मरकैप्टन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखें फिर से एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो याद रखें दोस्तों इथाइल मरकैप्टन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, देखें घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, यह भी याद रखिए, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, याद रखें कि घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। एलपीजी के स्रावित होने की पहचान के लिए इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इथाइल मरकैप्टन दोस्तों मिलाया जाता है। ठीक है, फिर देखें एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो याद रखिए दोस्तों इथाइल मरकैप्टन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, कथन कारण का प्रश्न है। कह रहा दोस्तों कथन की मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। क्या है, कह रहा दोस्तों मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम है डाइस्टेज विद्यमान रहता है। क्या है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। फिर से देखें कह रहा है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, बिल्कुल सही है दोस्तों, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। फिर कह रहा है दोस्तों कारण कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। क्या है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है, तो यह भी हमारा दोस्तों कारण सही दिया गया है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। फिर देखें कथन की मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। क्या है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। फिर कारण कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। क्या है दोस्तों, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है और मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है, दोनों पॉइंट सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। चलिए दोस्तों 70 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें।
कह रहा है दोस्तों विटामिन और उनके कार्य, ठीक है। कह रहा है दोस्तों विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 कह रहा है दोस्तों, तो कह रहा है प्रति अरक्तता कारक, ठीक है, कह रहा है विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा विटामिन B12 हो जाएगा प्रति अरक्तता कारक, बिल्कुल सही है। कह रहा है दोस्तों विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक, ठीक है, कह रहा है विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। फिर कह रहा है दोस्तों विटामिन D बंध्यता रोधी कारक, क्या है दोस्तों, कह रहा है विटामिन D बंध्यता रोधी कारक, तो यह हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों, ठीक है। विटामिन C जो विटामिन D कह रहा है कि बंध्यता रोधी कारक, तो यह हमारा सही सुमेल नहीं है। फिर कह रहा है दोस्तों विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक, तो यह भी दोस्तों हमारा सही है, ठीक है। फिर देखें विटामिन B12 कह रहा है दोस्तों प्रति अरक्तता कारक, बिल्कुल सही सुमेल है। विटामिन C कह रहा है दोस्तों प्रति स्कर्वी कारक, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है दोस्तों विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। जबकि कह रहा है कि विटामिन D बंध्यता रोधी कारक, तो यह हमारा सही सुमेल नहीं है। विटामिन D यहाँ देखें, विटामिन D दोस्तों प्रति रिकेट्स कारक है, क्या है दोस्तों, विटामिन D दोस्तों प्रति रिकेट्स कारक है, इस पॉइंट को याद रखें। विटामिन D दोस्तों क्या है, प्रति रिकेट्स कारक, और विटामिन E दोस्तों बंध्यता रोधी कारक है, ठीक है। विटामिन D दोस्तों प्रति रिकेट्स कारक है और विटामिन E हमारा बंध्यता रोधी कारक है, इस पॉइंट को याद रखिए, ठीक है। फिर से देखिए विटामिन B12 का है दोस्तों, विटामिन B12 है प्रति अरक्तता कारक, बिल्कुल सही सुमेल है, ठीक है। विटामिन B12 हमारा प्रति अरक्तता कारक है, बिल्कुल सही सुमेल है। विटामिन C दोस्तों हमारा प्रति स्कर्वी कारक है, बिल्कुल सही सुमेल है। विटामिन K दोस्तों प्रति रक्तस्रावी कारक है, बिल्कुल सही सुमेल है। विटामिन D कह रहा है दोस्तों बंध्यता रोधी कारक, तो विटामिन D हमारा दोस्तों प्रति रिकेट्स कारक है, क्या है, विटामिन D दोस्तों प्रति रिकेट्स कारक है, ना कि दोस्तों हमारा बंध्यता रोधी कारक, ठीक है। फिर दोस्तों विटामिन E का रहा है, तो विटामिन E याद रखिए, विटामिन E हमारा बंध्यता रोधी कारक है, ना कि विटामिन D, इस पॉइंट को याद रखिएगा। विटामिन D हो जाएगा प्रति रिकेट्स कारक और विटामिन E हो जाएगा बंध्यता रोधी कारक, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है, तो याद रखिए आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों घेगा रोग, ठीक है, क्या है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों हमारा घेगा रोग, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है हमारा घेगा रोग, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है घेगा रोग, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग गलगंड भी कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखिए, आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आगे के पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों 72 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो याद रखें दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टारटेरिक एसिड, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो याद रखिए टारटेरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दोस्तों हमारा सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल हमारा नींबू में, लैक्टिक अम्ल हमारा दूध में, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल दोस्तों पाया जाता है सिरका में, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों खट्टे फलों में यानी कि नींबू में, और दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों हमारा दूध में, ठीक है। जबकि दोस्तों अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टारटेरिक एसिड, ठीक है दोस्तों, याद रखें हमारा अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टारटेरिक अम्ल, इस पॉइंट को याद रखें, ठीक है। चलिए 73वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 73वां नंबर प्रश्न, यहाँ देखें। कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो याद रखिए ऑप्शन ए हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो वह होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए चींटी, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो इस पॉइंट को याद रखिए चींटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो चींटी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखें 75 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, क्या है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से
सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो डॉपलर प्रभाव द्वारा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखें, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो याद रखिए दोस्तों डॉपलर प्रभाव द्वारा। ठीक है, फिर देखिए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो याद रखें ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव के द्वारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। क्या है? एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों 10 यूनिट। ठीक है, कह रहा दोस्तों, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो याद रखिए दोस्तों 10 यूनिट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा दोस्तों, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो याद रखिए दोस्तों 10 यूनिट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो याद रखिए दोस्तों 10 यूनिट। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आयतन। ठीक है, वॉल्यूम हमारा नहीं बदलेगा। ठीक है, कह रहा है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। याद रखिए दोस्तों आयतन। फिर से देखिए, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आयतन हमारा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ेंगे 78 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, मोबाइल चार्जर होता है। क्या है दोस्तों? मोबाइल चार्जर होता है तो याद रखें एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, क्या है? मोबाइल चार्जर होता है दोस्तों तो याद रखें एक अपचाई ट्रांसफर होता है दोस्तों, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों हमारा मोबाइल चार्जर। क्या है? कह रहा दोस्तों, मोबाइल चार्जर होता है तो याद रखें एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों हमारा क्या? वह है दोस्तों हमारा मोबाइल चार्जर। ठीक है, मोबाइल चार्जर होता है तो याद रखें दोस्तों एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों हमारा मोबाइल चार्जर। क्या है? कह रहा है कि मोबाइल चार्जर होता है तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है हमारा मोबाइल चार्जर। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा दोस्तों, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। ठीक है, कह रहा है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो याद रखिए दोस्तों वसा का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो याद रखिए दोस्तों वसा का, यानी कि फैट का। ठीक है, फिर देखें, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो याद रखें दोस्तों हमारा वसा यानी कि फैट का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 80 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों। तो याद रखिए जो हमारा रतौंधी है दोस्तों वह आनुवांशिक रोग नहीं है, जो विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है तो वह है दोस्तों हमारा रतौंधी। जबकि दोस्तों हीमोफीलिया, वर्णांगता और रंजकहीनता दोस्तों ये सभी हमारे आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, रतौंधी दोस्तों हमारा आनुवांशिक रोग नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है तो याद रखिए दोस्तों रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 81 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। क्या है? एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो याद रखिए दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
ठीक है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। कह रहा है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो याद रखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो याद रखें दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो याद रखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, फिर देखिए एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कई बार पूछा गया प्रश्न है इसलिए याद रखिएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहां देखें क्या कह रहा है हमारा 82 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है दोस्तों। ठीक है, उत्पाद और उनके स्रोत। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम सुमेल करेंगे। अफीम को दोस्तों सुमेल करेंगे किससे, तो अफीम को दोस्तों हम सुमेल करेंगे फल से। ठीक है, अफीम को सुमेल करेंगे दोस्तों फल से। फिर कह रहा दोस्तों हींग, तो हींग को दोस्तों हम सुमेल करेंगे किससे, हींग को दोस्तों हम सुमेल करेंगे जड़ से। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है दोस्तों रबर, तो रबर को हम सुमेल करेंगे दोस्तों तना से। ठीक है दोस्तों, रबर को तना से, और कुनैन को दोस्तों हम सुमेल करेंगे छाल से। और सही आंसर किसको मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है 3241। फिर देखेंगे, चलिए दोस्तों अफीम को सुमेल करेंगे दोस्तों हम किससे, तो अफीम को सुमेल करेंगे दोस्तों हम फल से। क्या है, अफीम को सुमेल करेंगे दोस्तों फल से, हींग को सुमेल करेंगे दोस्तों हम जड़ से, रबर को सुमेल करेंगे तना से, कुनैन को दोस्तों छाल से। फिर देखिए अफीम को सुमेल करेंगे दोस्तों फल से। क्या है, अफीम को सुमेल करेंगे दोस्तों हम फल से। ठीक है, फिर हींग को सुमेल करेंगे दोस्तों जड़ से, रबर को सुमेल करेंगे दोस्तों तना से, और कुनैन को दोस्तों छाल से। क्या है, अफीम को दोस्तों फल से, हींग को दोस्तों जड़ से, रबर को तना से, कुनैन को छाल से। ठीक है, अफीम को दोस्तों फल से, हींग को दोस्तों जड़ से, रबर को दोस्तों तना से, कुनैन को छाल से। ठीक है, अफीम को दोस्तों हम सुमेल करेंगे फल से। क्या है, अफीम को सुमेल करेंगे दोस्तों फल से, हींग को सुमेल करेंगे दोस्तों जड़ से, रबर को सुमेल करेंगे दोस्तों तना से, कुनैन को सुमेल करेंगे दोस्तों छाल से। ठीक है, अफीम को सुमेल करेंगे दोस्तों फल से, हींग को दोस्तों जड़ से, रबर को दोस्तों तना से, कुनैन को दोस्तों छाल से। ठीक है, फिर देखिए अफीम को सुमेल करेंगे दोस्तों फल से, हींग को दोस्तों जड़ से, रबर को दोस्तों तना से, कुनैन को दोस्तों हम छाल से सुमेल करेंगे। फिर देखिए अफीम को सुमेल करेंगे दोस्तों फल से, हींग को सुमेल करेंगे दोस्तों जड़ से, रबर को दोस्तों तना से, कुनैन को छाल से। अफीम को फल से, हींग को जड़ से, रबर को तना से, और कुनैन को दोस्तों छाल से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 83 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि, कह रहा दोस्तों टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि, कह रहा है दोस्तों एंटीना छोटे होते हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों एंटीना हमारे छोटे होते हैं, पहला पॉइंट। फिर कह रहा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। क्या है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। ठीक है, कह रहा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो तीनों पॉइंट हमारे दोस्तों सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि, पहला दोस्तों एंटीना छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, यह भी सही है। फिर कह रहा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, तो यह भी हमारा पॉइंट सही है। ठीक है, फिर देखें टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि पहला एंटीना छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, तीसरा दोस्तों वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। फिर देखें एंटीना दोस्तों छोटे होते हैं, यहां पे कह रहा है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि, पहला दोस्तों एंटीना छोटे होते हैं, दूसरा दोस्तों वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, तीसरा दोस्तों वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को दोस्तों क्या करती हैं, विचलित करती हैं। तो तीनों पॉइंट हमारे 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट हमारे दोस्तों सही हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 84 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा नत्रजन स्थिरीकरण कारक और फसल। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों नील हरित शैवाल हमारा धान। ठीक है, कह रहा दोस्तों नील हरित शैवाल हमारा धान, तो बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम। ठीक है दोस्तों, कह रहा है राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम, तो यह दोस्तों कह रहा है मटर, यह भी हमारा सही सुमेल है। फिर कह रहा दोस्तों एजेटोबैक्टर गेहूं। ठीक है, एजेटोबैक्टर गेहूं, तो यह भी हमारा सुमेल है। फिर कह रहा दोस्तों अजोला मक्का, तो जो कह रहा है दोस्तों अजोला मक्का, यह हमारा गलत दिया गया है। अजोला दोस्तों हमारा मक्का में ना होके दोस्तों धान में होता है। ठीक है, अजोला हमारा मक्का में ना होके धान में होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नील हरित शैवाल कह रहा दोस्तों नील हरित शैवाल धान, बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा दोस्तों राइजोबियम
लेग्यूमिनिसारम, तो यह दोस्तों मटर बिल्कुल सही सुमेल है। एजेटोबैक्टर गेहूं कह रहा है, यह भी हमारा सही सुमेल है। ठीक है, नील हरित शैवाल दोस्तों धान बिल्कुल सही सुमेल है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम दोस्तों मटर बिल्कुल सही सुमेल है। एजेटोबैक्टर गेहूं बिल्कुल सही सुमेल है। अजोला मक्का में ना होके धान में होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए, नील हरित शैवाल दोस्तों धान बिल्कुल सही सुमेल है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम दोस्तों मटर बिल्कुल सही सुमेल है। एजेटोबैक्टर गेहूं बिल्कुल सही सुमेल है। लेकिन अजोला कह रहा है दोस्तों मक्का, तो यह हमारा मक्का में ना होके दोस्तों धान में होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। जो सही सुमेल नहीं है वह है दोस्तों हमारा अजोला। ठीक है, अजोला सही सुमेल नहीं है, अजोला मक्का में ना होके दोस्तों धान होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ देखें। चलिए दोस्तों, अब हमारे शुरू होंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो इस सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। अब हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। क्या है दोस्तों, कह रहा है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ, तो याद रखें दोस्तों 1952 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ, तो याद रखें दोस्तों 1952 में। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ दोस्तों, तो याद रखें हमारा 1952 में दोस्तों। और उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। ठीक है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ, 1952 में दोस्तों। और उपसभापति दोस्तों हमारा जो होता है, जो हमारा सभापति होता है राज्यसभा का दोस्तों, वह होता है हमारा उपराष्ट्रपति। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, 86 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो याद रखें दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, और यह हमारे संविधान के आर्टिकल 263 में इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वह अध्यक्षता करता है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखें, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो याद रखें दोस्तों हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो याद रखें दोस्तों राष्ट्रपति। और इसका प्रावधान दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 263 यानी कि 263 263 के तहत किया गया है। और यह एक संवैधानिक संस्था है, यह भी याद रखिएगा, हमारा इंटर स्टेट काउंसिल दोस्तों। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। चलिए दोस्तों, 87 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पे। कह रहा दोस्तों भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ठीक है, कह रहा दोस्तों संघ की मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ठीक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप यह दोस्तों उल्लिखित है हमारा तृतीय अनुसूची में। ठीक है, फिर कह रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो यह भी हमारा सही है। ठीक है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो यह भी हमारा दोस्तों सही सुमेल है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ठीक है, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो यह हमारा नहीं है दोस्तों, यह हमारा सही नहीं दिया गया है। फिर कह रहा है दोस्तों कि संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ठीक है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो यह हमारा सही दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 1, 2 और 4। फिर से देखिए, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है, तो याद रखें दोस्तों संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। क्या है, संघ की मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह भी हमारा सही दिया गया है। फिर दोस्तों कह रहा है कि हमारा संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो यह भी हमारा सही है। जबकि कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो यह हमारा गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 3 नंबर हमारा नहीं होगा, 1, 2 एवं 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हम 88 नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे।
कह रहा है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर जो है वह सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। क्या है, कह रहा है जो प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। फिर देखें, कह रहा है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और प्रोटेम स्पीकर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखें प्रोटेम स्पीकर उसे कहा जाता है जो चुनाव के बाद पहले सत्र में अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा का संचालन करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। क्या है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर हम लोग कहते हैं किसको हैं दोस्तों, याद रखिए प्रोटेम स्पीकर उसे कहा जाता है जो चुनाव के बाद पहले सत्र में अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा का संचालन करता है। क्या है, प्रोटेम स्पीकर उसे कहा जाता है जो चुनाव के बाद पहले सत्र में अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा का संचालन करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे, हम देखेंगे हमारा 89वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते चलें। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। ठीक है, कह रहा है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, कह रहा है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है, राज्यपाल को हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, यह हमारा सही है। ठीक है, कह रहा है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। कह रहा है दोस्तों वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कह रहा है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, यह पॉइंट हमारा गलत है। फिर कह रहा है कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। क्या है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो यह पॉइंट भी दोस्तों हमारा सही दिया गया है। फिर कह रहा है कि उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2 और 4 पॉइंट हमारे गलत हैं, जबकि 1 और 3 पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। सही पॉइंट याद रखिएगा कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। जबकि कह रहा है कि वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो यह पॉइंट गलत है। और कह रहा है उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत है। सही पॉइंट जो होगा दोस्तों वह 1 और 3 बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 90 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे ध्यानपूर्वक यहाँ क्या कह रहा है हमारा 90वां नंबर प्रश्न, यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। चलिए दोस्तों देखेंगे 90 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। कह रहा है राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा दोस्तों। ठीक है, प्रवृत्त रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक है, फिर देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से देखें हम पढ़ेंगे। कह रहा है राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा, तो याद रखें 1 वर्ष से अधिक नहीं। फिर देखें राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा, तो याद रखें दोस्तों 1 वर्ष से अधिक नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे ध्यान से क्या दिया गया है। क्या रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। क्या है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो पहला कह रहा है दोस्तों एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता। क्या है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। फिर कह रहा है दोस्तों पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। क्या है, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। जबकि डी कह रहा है दोस्तों मृत्यु दंड, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर देखें निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो पहला कह रहा है दोस्तों एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता। ठीक है, फिर कह रहा है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। फिर कह रहा है दोस्तों पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि मृत्यु दंड। फिर देखें
निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता। फिर बी कह रहा है दोस्तों कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। फिर ऑप्शन सी कह रहा है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। और डी कह रहा है दोस्तों मृत्युदंड। तो सही आंसर याद रखें होगा वह दोस्तों हमारा मृत्युदंड। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 92 नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है यह एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों, तो यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी कह रहा है कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की है, तो यह दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की है दोस्तों। कह रहा है कि यद्यप चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। क्या है? यद्यप चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों यह एक परामर्शदात्री संस्था है, तो तीनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। जबकि ए कह रहा है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा सही नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो पहला कह रहा है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, तो याद रखिए दोस्तों यह एक संवैधानिक संस्था ना होकर दोस्तों एक सांविधिक संस्था है, यानी कि स्टैट्यूटरी निकाय है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था, तो यह एक संवैधानिक संस्था ना होकर दोस्तों सांविधिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी दोस्तों हमारी एक संस्था है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा यद्यप चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, तो यह भी सही है दोस्तों। ठीक है, और कह रहा है दोस्तों हमारा कि यह एक परामर्शदात्री संस्था है, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, कह रहा है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, तो यह दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, तो यह भी हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि यद्यप चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, यह भी सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, यह भी हमारा सही है। और याद रखें दोस्तों भारत का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत का गृह मंत्री दोस्तों हमारा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम 93वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखें ध्यानपूर्वक। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। फिर कह रहा है कारण कि भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। फिर कह रहा है दोस्तों भारत का अपना एक संविधान है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर देखें कह रहा दोस्तों कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है दोस्तों भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, तो ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर देखें कथन कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण कह रहा है भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो याद रखें दोस्तों साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ठीक है, यह हमारा ऑप्शन सी सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो याद रखें साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो याद रखें दोस्तों साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा 94वें नंबर प्रश्न को, और बढ़ेंगे दोस्तों हम 95 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ।
चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 95वें नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है दोस्तों। तो याद रखिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा दोस्तों हमारा भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ठीक है। फिर से देखिए, कह रहा दोस्तों भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिए। जबकि अमेरिका के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने मूलाधिकार को लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों हम लोगों ने लिया है समवर्ती सूची को, ठीक है। इस पॉइंट को भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे देखेंगे ध्यानपूर्वक हमारा आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। देखें 96वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है। तो याद रखिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है। तो याद रखिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दोस्तों 10वां भाग। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों सुमेल करना है, हम सुमेल करेंगे, ठीक है। कह रहा है दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन दोस्तों। तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है हमारा 38वां संशोधन, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, यह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना। तो यह हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना। तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा 42वां संविधान संशोधन। और सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन हो जाएगा दोस्तों हमारा 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ठीक है। फिर दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना 44वां संशोधन हो जाएगा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना 61वां संविधान संशोधन। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना, यह हो जाएगा दोस्तों हमारा 42वां संशोधन, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है एक और वीडियो लाकर दोस्तों हम इस प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें क्योंकि आगामी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।